Hello students, today we are going to discuss about the Russian Revolution in part 3 for class 9th. What changes occurs after October Revolution? When we discussed before that Bolshevik section takes place in so much amount, and in the Moscow there is a Moscow Petrograd area where the Bolshevik has fully controlled the Moscow Petrograd area, and the Bolsheviks actions are takes place in very efficient directions or in very efficient amount. So Bolsheviks were totally opposed to private properties. Most of the banks and the industries were nationalized in November 1917, and Bolshevik government took over ownership and management totally. Or land areas are also declared as a social property, and peasants were allowed to seize the nobility. In cities, Bolsheviks enforced the partition of the large houses according to their family requirement. They banned the old titles of aristocracy. Or to assert the chain, new forms were designed for the army and the officials. Or Bolshevik party was also renamed the Russian Communist Party. And in the November 1917, the Bolsheviks conducted the priority support, or they also conducted a constituent assembly. Uh, or in 1918 January, the assembly rejected Bolsheviks' pleasures and Lenin dismissed the assembly. So in March 1918, despite oppositions, their political allies, the Bolshevik made peace with Germany and Brest-Litovsk. Or they also Bolshevik became the only party to participate in the elections to all the Russians Congress of Soviets, which become parliament of the country. यहाँ बच्चों ये बात बताई गई है कि जो बोल्शेविक थे इन्होंने पूरे मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया में अपना कवर अप किया था, और बोल्शेविक पार्टी जो थी वहाँ के जो वर्कर्स चाहते थे वो मैक्सिमम जो है इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोजिशन किया, और इन्होंने गवर्नमेंट में ही इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को मिलाने की पूरी कोशिश की, और वो सफल भी रहे काफ़ी हद तक। बहुत सारे उस समय इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में लिया गया। बोल्शेविक गवर्नमेंट ही बनी 1917 नवंबर में। सारा का सारा ओनरशिप और मैनेजमेंट जो था वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उन सबको सीज कर दिया गया और उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया, और पीजेंट्स को ये अलाउ कर दिया गया कि जितनी भी नोबिलिटी है, जो भी राजा के या जो जार निकोलस के आसपास के जो उसके रिलेशनशिप के लोग थे, नोबिलिटी थी, उन सब से उन्होंने लैंड एरियाज छीन लिए। और सिटीज़ में भी बोल्शेविक ने लार्ज हाउसेस का, बड़े बड़े हाउसेस का पार्टीशन कर दिया और उसको अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया। लोगों ने घरों में, बड़े बड़े घरों में, एरिस्टोक्रेट्स के घरों में घुस के कब्जा कर लिया, और जो एरिस्टोक्रेट्स के जो ओल्ड टाइटल थे उनको छीन लिया गया। आर्मी और ऑफिशियल्स की भी कंडीशन को सुधारा गया। उसके बाद में जो बोल्शेविक पार्टी थी, अब उसका रीनेम कर दिया गया, अब उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया गया। नवंबर 1917 में क्या होता है कि बोल्शेविक जो है वो एक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के एक इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। जनवरी 1918 में ये जो असेंबली होती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये रिजेक्टेड कर देती है बोल्शेविक के जो कुछ मीजर्स होते हैं, लेकिन लेनिन जो वहाँ पर होते हैं वो इस असेंबली को डिसमिस करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमें इस पूरी सोवियत में अंदर एक कांग्रेस बननी होगी जो रशियन कांग्रेस के नाम से जानी जाएगी, जो कि मोर डेमोक्रेटिक होगी इस असेंबली से। और मार्च 1918 में क्या होता है कि जो बोल्शेविक पार्टी और जो दूसरे नॉन बोल्शेविक्स होते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं, और एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है जिसमें पूरी रशियन गवर्नमेंट जो होती है वो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स बनाती है। यानी कि अब जो रशिया में बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक दोनों आपस में मिल जाते हैं, और उसके बाद में एक पार्टी बनाते हैं जो कि वहाँ की पार्लियामेंट बनती है बाद में जा कर के, और वो ही उस कंट्री यानी कि रशिया की पार्लियामेंट को चुनती भी है और पार्लियामेंट बनाती है। और इसके बाद में जो सीक्रेट पॉलिसीज़ वगैरह जैसे होती है, चेक गणराज्य की कुछ सीक्रेट पॉलिसीज़ होती हैं, इनका भी ये लोग सामना करते हैं। और अक्टूबर 1917 के बाद पूरी जो सिटी है उसका आर्किटेक्चर और आर्ट ही बदल के रख दिया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर एक सिविल वॉर भी छिड़ती है इसी के बीच में, कि जो रशिया में बोल्शेविक्स जो होते हैं वो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का जब रीऑर्डर करते हैं तो रशियन आर्मी जो है इसको मानने से इनकार कर देती है, और सोल्जर्स वगैरह जो होते हैं वो अब मेनली लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वो अपने घर जाना चाहते थे, और उनको जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें वो अपना हिस्सा लेना चाहते थे। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट ग्रुप होता है, लिबरल्स होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं ऑटोक्रेसी के, वो सारे के सारे बोल्शेविक की अपराइजिंग को कंडम करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। लेकिन उनके जो लीडर्स होते हैं जो साउथ रशिया की तरफ मूव करते हैं और अपने ट्रूप्स को ले जाते हैं वहाँ साउथ रशिया में और फाइटिंग करते हैं बोल्शेविक्स के साथ। तो बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक की यहाँ लड़ाई होती है।
1918 और 1919 के बाद क्या होता है कि जो ग्रीन्स होते हैं सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज और वाइट्स होते हैं जो प्रो जारिस्ट जो जार को पहले माना करते थे, उनके कंट्रोल में जो है पूरा रशियन एम्पायर आ जाता है। अब ये वापस फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप के साथ वापस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो फोर्स होती है उसको उसकी ग्रोथ के लिए बहुत वहाँ पे वरी होता है, लड़ाई होती है और रशिया में सोशलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ये जो ट्रूप्स होते हैं और जो बोल्शेविक होते हैं, इनके बीच में जो लड़ाई मैंने बताई आपको कि नॉन बोल्शेविक और बोल्शेविक दोनों के बीच में सिविल वॉर हो जाती है, काफ़ी लूट मार होती है, बैंडिक्ट्री, बहुत लोगों को बंधक बना लिया जाता है। उसी समय यहाँ पर एक फैमिन भी पड़ता है। फैमिन का मतलब भुखमरी भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूखा भी पड़ गया था और लड़ाई भी हो रही थी लगातार। दो ग्रुप आपस में बार बार लड़े थे, नॉन बोल्शेविक और बोल्शेविक। तो होता क्या है कि जो जो सपोर्टर्स होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, वो वाइट लोग होते हैं, वो हार्श स्टेप उठाते हैं पीजेंट्स के खिलाफ, जबकि पीजेंट्स जो होते हैं वो नोबिलिटी और वाइट लोगों के लैंड्स को सीज करते हैं, बार बार कैप्चर कर लेते हैं। यही बात बार बार चलती रहती है। लेकिन जनवरी 1920 में क्या होता है, बोल्शेविक्स जो है इनका मेनली कंट्रोल हो जाता है पूरे रशियन एम्पायर के ऊपर, और आखिर में बोल्शेविक जो है वो जीत जाते हैं और ये अपना कॉपरेशन भी बाद में करते हैं नॉन रशियन नेशनलिस्ट के साथ मिलकर के, और अपने में ही मुस्लिम जिहादिस्ट को भी मिला लेते हैं। और नॉन रशियन मतलब अब जो है नॉन रशियन नेशनलिस्ट, मुस्लिम जिहादिस्ट और बोल्शेविक तीनों ही मिल गए और तीनों ने मिल करके जो है रशिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के बाद में जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है सोवियत यूनियन में, यानी कि रशिया जो है अब उसका नाम पड़ जाता है सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर, जिसमें बोल्शेविक और नॉन बोल्शेविक दोनों ही प्रकार के लोग थे जो कि सोशलिज्म को चाहते थे। और वो एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करते हैं जिसमें सभी प्रकार के लोगों का स्वागत होता है और सभी प्रकार के लोगों को अधिकार देने की बात की जाती है। अब दिसंबर 1922 में ये नॉन रशियन नेशनलिस्ट भी बोल्शेविक के साथ मिल जाते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि सिविल वॉर के जब हुई थी तो सिविल वॉर के दौरान बोल्शेविक जो है उन्होंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज किया, पीजेंट्स को परमिट किया ताकि वो लैंड को कल्टीवेट करें और सोशलाइज्ड रहें। बोल्शेविक ने काफ़ी सारे लैंड एरिया को छीन लिया था, कब्जा कर लिया था, और इसके बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करते हैं ये, और वहाँ पर सेंट्रलाइज प्लानिंग की बात की जाती है। जितने भी इनके ऑफिशियल्स होते हैं बोल्शेविक पार्टी के, ये नॉन बोल्शेविक के साथ मिलकर के 5 ईयर टारगेट प्लान तैयार करते हैं, और इस 5 ईयर टारगेट प्लान के तहत जो गवर्नमेंट है वो सारी कमोडिटीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन सबको प्रमोशन देने के लिए 2 प्लान सेट करती है। और ये प्लानिंग सेट होती है 1927 से 1932 और 1933 से 1938। सेंट्रलाइज प्लानिंग जो होती है इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है रशिया की, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कोल, ऑयल, पेट्रोल, स्टील, ये सब का 100% जो है बढ़ोतरी होती है रशिया में। न्यू फैक्ट्रीज भी सेटअप हो जाती हैं और धीरे धीरे इसके अंदर जो वर्किंग कंडीशन होती है वो बहुत अच्छी तरह बढ़ने लग जाती है इनकी। जब वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होने लग जाती है वर्कर्स की, धीरे धीरे उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं भी कर ली जाती हैं। डोरमेट्री वगैरह की व्यवस्था जो है अब ख़त्म। अब वर्कर्स को बाकायदा उनके क्वार्टर्स मिल जाते हैं, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स उनके लिए, वर्कर्स के लिए बनाए जाते हैं। क्रचेस वगैरह इस्टेब्लिश किए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में ताकि जो वीमेन वर्कर्स उनके चिल्ड्रन को संभाला जाए। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप कर दिया जाता है। फैक्ट्री वर्कर्स को बहुत आराम हो जाता है और पीजेंट्स और फैक्ट्री वर्कर्स को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए भी एंट्री दी जाती है। तो इस तरीके से ये नई गवर्नमेंट आती है जो कि बहुत कुछ करती है। अब जो बोल्शेविक पार्टी जो है, अब ये आगे जाकर के क्या होता है कि बाद में लेनिन की एकदम से तबीयत खराब हो जाती है। जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर होता है व्लादिमीर लेनिन, इसकी तबीयत खराब हो जाती है और ये इसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में क्या होता है कि एक जो प्लान्ड इकनॉमी अर्लियर में तैयार की गई थी, और इसी बीच में एक डिज़ास्टर भी वहाँ पैदा हो जाता है जिसमें कि एग्रीकल्चर का कल्टिवेशन नहीं हो पाता। 1927 से 1928 के बीच में जो सोवियत रशिया है वो एक एक्यूट प्रॉब्लम फेस करता है जिसमें ग्रेन सप्लाईज के ऊपर, यानी कि अनाज की सप्लाई कैसे की जाए, सोवियत रशिया इसका पूरा सामना करता है। गवर्नमेंट क्या करती है कि जो किसान होते हैं, किसानों की जो भी फसल होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक मिनिमम फिक्स प्राइस रखती है, और जो वहाँ के पीजेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को अपना ग्रेन उस प्राइस पे बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा चाहिए था। एक स्टालिन आते हैं जो कि लेनिन के डेथ के बाद में उस पार्टी बोल्शेविक पार्टी के हेड लीडर बनते हैं। उन्होंने क्या किया कि वो विश्वास करते थे कि जो जो जितने भी अमीर पीजेंट हैं, जो ट्रेडर्स हैं कंट्री साइड में, ये क्या कर रहे थे, ये अमीर लोग, अमीर पीजेंट्स, अमीर जो इंडस्ट्रियस्ट थे, ये उस पूरे जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे थे।
और स्टॉक को होल्ड करके ये सोच रहे थे कि हो सकता है इसके प्राइसेस बाद में बढ़ें। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी जो क्या कहते हैं कि जो भी प्रोडक्शन हुआ उसको काला बाजारी करके गोदामों में रख लिया और बेचने से इनकार कर दिया। तो इससे क्या होता है कि 1928 में जो पार्टी मेंबर्स थे उनमें उन्होंने क्या किया कि गेन प्रोड्यूसिंग एरियाज पर जब टूर किया तो और देखा ग्रेन कलेक्शंस के बहुत सारे एरियाज को, और रेड भी, मतलब रेड का मतलब है छापामारी भी की। और छापामारी किसकी? कुलक्स की। कुलक्स जो है ये वेल टू डू पीजेंट होते थे, बहुत अच्छे खासे वर्कर्स होते थे जो कि बहुत अच्छे से पैमाने पर खेती करते थे। तो इन सब पर जब इन्होंने रेड मारी तो इन्होंने ये देखा कि जो डिसीजन था कलेक्टिवाइज फार्म्स, यानी कि जो स्टालिन ने कहा था कि सारे फार्म्स को कलेक्ट करके एक ही जगह से, मतलब सारे फार्म्स को इकट्ठा कर दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए। अब कोई अलग अलग फार्म्स में खेती नहीं करेगा बल्कि सब लोग कलेक्ट होकर के खेती करेंगे, तो इससे ग्रेन की शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन ये इसका उल्टा हुआ। 1917 में पीजेंट्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो स्मॉल पीजेंट्स थे उनके फार्म्स मॉडर्नाइज नहीं हुए, और अपने फार्म्स को मॉडर्नाइज करने के लिए इनको इंडस्ट्रियल लाइंस वगैरह चलाने की बहुत ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने जो कुलकास थे, मतलब जो पीजेंट्स थे, जो छोटे पीजेंट्स थे, इन्होंने क्या किया, इनका विरोध किया बड़े बड़े पीजेंट्स का, और इन कुलकास को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया और इनसे लैंड एरिया छीन लिए। और इन्होंने जो है एक लार्ज जो फार्म्स इन्होंने कंट्रोल, मतलब लार्ज फार्म जो तैयार किए थे उस पर पूरा तरीके से गवर्नमेंट का स्टेट कंट्रोल था। अब स्टालिन का जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था इसको फॉलो करने के बाद में 1929 में क्या होता है कि जो पार्टी है उसमें पार्टी फोर्स करती है सारे पीजेंट्स वर्कर्स को कि वो कल्टीवेट फार्म्स में ही खेती करें, और बहुत सारे बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स आर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कलेक्टिव फार्म्स। मतलब कहने का ये है कि जो बहुत सारे लैंड एरियाज थे, फार्म्स थे, उनको जो है कलेक्टिव फार्म्स में भेज दिया गया। जो वर्कर्स जो लैंड एरिया में काम कर रहे थे उनको जो पूरा प्रॉफिट था उसको शेयर किया जाता था, मतलब प्रॉफिट को भी बांटा जाता था। 1929 से 1931 के बीच में लगभग आप समझ लीजिए कि जो कैटल थे वहाँ के वो भी 1/3 से ज़्यादा मर गए थे, क्योंकि इन लोगों ने, पीजेंट्स ने जो है इन कलेक्टिव फार्म्स में काम करने से इनकार किया। बहुत सारे पीजेंट्स तो इनको छोड़ के ही चले गए, और इन्होंने अपने वाइल्ड इन्होंने जो डोमेस्टिक कैटल्स थे उनको मार डाला गुस्से में। अब होता क्या है कि जो स्टालिन की गवर्नमेंट होती है ये क्या करती है कि ये अलाउ करती है कुछ इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर्स को कि वो आएँ और अपना खेती करें, लेकिन उनके साथ बड़ा अनसिम्पैथेटिक व्यवहार करती है गवर्नमेंट, और उनको मारती पीटती भी रहती है। तो इससे क्या होता है, जो कलेक्टिवाइजेशन का प्रोग्राम था स्टालिन का, ये ज़्यादा चला नहीं बहुत दिन तक, और इसको बनाया जरूर गया था कि एक इनको फ़ायदा होगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हुआ। वर्कर्स इसको छोड़ के जाने लग गए, उनमें डिससेटिस्फैक्शन था इस चीज़ को लेकर के, और इसलिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब बैड हार्वेस्ट से क्या हुआ, 1930 से 33 के बीच में बहुत सारा डिवास्टेटिंग फैमिन हुआ, यानी कि लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हुई भूखमरी से, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही ज़्यादा नहीं होगा तो भूखमरी से मृत्यु होना स्वाभाविक है। और इस समय सोवियत हिस्ट्री में कम समझ लीजिए उस समय लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई, 4 मिलियन डेथ्स हुई थी उस टाइम। अब ये जो बहुत सारे पार्टी में लोग थे बोल्शेविक की पार्टी में, वो लगातार क्रिटिसाइज करते थे, और उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न भी व्याप्त था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को तो ज़्यादा अच्छी तरह देखा जा रहा है लेकिन वर्कर्स पर ध्यान नहीं जा रहा है। और स्टालिन के जो सहायक या सपोर्टर लोग थे वो भी इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो सोशलिज्म का आइडिया है उसके अगेंस्ट ये लोग थे, स्टालिन्स वगैरह। तो एक लार्ज नंबर जो फोर्स होती है वो कन्फेशन करती है इस टॉर्चर के अगेंस्ट, और कई सारे वर्कर्स को, प्रोफेशनल टैलेंटेड जो प्रोफेशनल्स थे उनको जो है एग्जीक्यूट भी किया जाता है। तो कुल मिला के स्टालिन की गवर्नमेंट से सब परेशान हो जाते हैं। तो आखिर में पीजेंट्स जो होते हैं, जो सोशलिज्म पार्टी या बोल्शेविक पार्टी के लोग होते हैं, वो पीजेंट जो है वो रशिया में जा कर के अपना आधिपत्य करने की बात करते हैं, और लास्ट में नॉन बोल्शेविक और बोल्शेविक एक बार फिर से कलेक्ट हो जाते हैं, और वो मिल करके एक सोवियत यूनियन बनाते हैं। और सोवियत यूनियन की बात जो की गई है उसमें 1920 में जो बोल्शेविक्स है उन्होंने कॉमिंटर्न, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, ये उभर के सामने आती है, और इसमें सभी लोगों को बाकायदा एजुकेशन भी रिसीव कराई जाती है, यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर में जो सोशलिज्म का आइडिया था एक ग्लोबल फेज बन के उभरता है, सभी लोग सोशलिज्म को बहुत मानते हैं, और आज भी यूएसएसआर में सोशलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, और सभी लोगों की वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट जो है वो सबको एक जैसा नहीं दिया गया, बल्कि वो सारा कहते हैं कि
सभी की प्रॉपर्टी, यानी कि फार्म जो है वो किसी एक की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो ना इंडिविजुअल की ना, अगर वो गवर्नमेंट की है, सोसाइटी की है, सभी सोशल ग्रुप्स की है, सभी वर्कर्स की है। और इस तरीके से वो लोग एक जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ कॉमन होती है सभी की। तो इस तरीके से 20th सेंचुरी के एंड में देखा गया है कि नेशनल रेपुटेशन जो यूएसएसआर की सोशलिस्ट आइडिया, ये बहुत बड़ा, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे डिक्लाइन भी किया गया। और सोशलिस्ट आइडियल्स जो है स्टिल बहुत लोग इंजॉय भी करते हैं, आज भी बहुत लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और हर एक कंट्री का अपना अलग अलग मानना है कि वो कैसे अपनी कंट्री को चलाएगा, लेकिन ईच कंट्री जो आइडियाज ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। मतलब बहुत लोग इसके बारे में अलग अलग प्रकार से सोचते, कुछ लोग सोचते सोशलिज्म का आइडिया बहुत अच्छा है, कुछ लोग सोचते सोशलिज्म का आइडिया ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल रशिया में देखा गया तो सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, और नेक्स्ट में हम लोग अब बात करेंगे हिटलर की। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ एंजॉय and stay at your home and keep healthy and take all precautions in these days. So till then, goodbye and thank you, and please like and share my videos and subscribe my channel too. Okay, goodbye.